कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार आज फिर हम हाजिर हैं इंटीजर के एक नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। तो आज हम लोग उसी से जुड़ी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब हम लोग पूर्णांकों के योग सक्रिय करते हैं, यानी जब पूर्णांकों को जोड़ते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि पूर्णांकों को जोड़ना, पूर्णांकों को चाहे वो समान चिन्ह हो, चाहे वो असमान चिन्ह हो, चाहे कोई भी चिन्ह के हो, पूर्णांकों को हमने अच्छी तरह जोड़ना सीख लिया था। इस केस में हम ये सीखेंगे कि पूर्णांकों के जोड़ने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे नियम कहने का मतलब कि कुछ पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो वो कुछ नियम पालन करते हैं। जैसे दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसी को एक नाम दे दिए। जब दो पूर्णांकों को सीधा जोड़ते हैं और उल्टा जोड़ते हैं तो कुछ मिलता है, फिर हम लोग उसको कुछ नाम दे दिए हैं। तीन पूर्णांक को इसी तरह देखें। तो आइए हम लोग धीरे धीरे पूर्णांकों के कुछ नियम को समझते हैं। तो देखिए, पूर्णांकों के योग संक्रिया के प्रगुण। तो सबसे पहला काम हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है -4 और 6। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और चिन्ह उसका जो बड़ा है, पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं ये चीज़। तो ये 2 भी तो एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक है कि नहीं है। इसी तरह नीचे देखिए, +9 और -8 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, ये भी एक पूर्णांक है। अब इस तरह देखिए, -12 +7, तो -12 प्लस 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 ही होता है, तो +7, तो 7 में से 12 गए 5, चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं पुराने नियम से, ये भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही नियम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का जो योगफल है, यानी जो जोड़ है, वो हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो यहीं से एक नियम निकल कर आता है, अतः दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। इसे योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर। क्यों? दो पूर्णांकों का योगफल अगर हमेशा एक पूर्णांक होगा, भाई ऐसा तो नहीं है कि वो परिमेय संख्या हो जाता है कि 2 और 3 को जोड़े और वो 5/6 हो जाता है और पूर्णांकों में मिलवे नहीं करता। तो लेकिन यहाँ तो मिलता है कि दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों में समवर्ग नियम लागू होता है। अगर दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ना आता तो आप कहते हैं कि पूर्णांकों में समवर्ग नियम लागू नहीं होता, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करती। लेकिन जोड़ के केस में समवर्ग प्रगुण जो है लागू होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। आइए आप देखते हैं। फिर हमने एक दो पूर्णांक ले लिया, कौन कौन से ले लिए? -7 और +4। हमने एक रूल सीख लिया, अब हम लोग दूसरा रूल सीखने जा रहे हैं कि जब हमने -7 और 4 को जोड़ा तो 7 -7 प्लस प्लस प्लस, 7 में से 4 गए 3, और सॉरी -7 और प्लस 4 है, तो यहाँ पर -7 प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, तो ये घटेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और फिर क्या होगा, चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है, तो यहाँ हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसी तरीके जब हम इसको पलट देते हैं, तो जब पलट देंगे देखिए 4 पहले हो जाएगा और 7 बाद में हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस जिसका आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ प्लस माइनस, वहाँ पर प्लस होता है। हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3, चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है। तो देखिए, चाहे हम इसको सीधा जोड़ रहे हैं, चाहे हम इसको पलट के जोड़ रहे हैं, तो हमेशा योगफल क्या आ रहा है? -3। अब कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, हमेशा यही नियम लागू होगा, हमेशा दोनों सेम ही आ जाएंगे। ना यकीन है तो आप लेकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक नियम निकलता है कि अतः किसी भी क्रम में, चाहे सीधे चाहे उल्टा क्रम में, दो पूर्णांकों का योगफल समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है। देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, इसलिए पूर्णांकों का योग संक्रिय क्रम विनिमय होता है, मतलब इसमें क्रम विनिमय प्रगुण भी लागू होता है, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्यों भैया? क्योंकि क्रम को बदलने पर, क्रम को विनिमय करने पर, बदलने पर इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जो ये है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। जैसे अब इसमें हम 3 पूर्णांक ले लेंगे, माना 3 पूर्णांक +5, -3 और -4 है। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि यही 3 लिए, क्यों लिए। अब ऐसा नहीं कि हम इसको सेट करके रखेंगे, आप कोई भी 3 पूर्णांक ले लीजिए, उस सबके लिए लागू होगा। भाई नियम क्या होते हैं? ये एक तरीके से आप पूर्णांकों के जोड़ के नियम पढ़ रहे हैं, और नियम क्या होता है? नियम वो होता है जो सब पर सेम हो, चाहे जैसे भारत का कानून है, और भारत का जो कानून है वो अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको फांसी या जेल होगी, ये सबके लिए नियम लागू है।
चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसी तरीके से जो होता है कि पूर्णांकों के नियम जो होते हैं सभी पूर्णांकों पर लागू होते हैं, वो आप हायर क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी हम इसको बस कुछ एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करके बता देते हैं कि हाँ लागू होता है। वैसे भी जो हर चीज़ के लिए सत्य होता है उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन क्लास 6 के लेवल पे हम इस चीज़ को प्रूफ नहीं करेंगे, वो जब हम एमएससी करते हैं तब वहाँ प्रूफ करते हैं। तो अभी हम लोग बस इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर इसके कुछ नियम निकालेंगे और ये नियम जो है हमको आगे सवाल करने में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं, माना 3 पूर्णांक +5 -3 और -4 है। तो आप इसमें पहले 5 को बाहर ले लीजिए, 3 और 4 को जोड़िए। तो 5 को हमने बाहर ले लिया, -3 प्लस माइनस माइनस -4, तो 5 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये जुड़ेगा। तो 5 और 4 3 7 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा। फिर 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7, और फिर 7 में से 5 गए 2 चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है, इसलिए -2। अब आप क्या करिए कि किसी लास्ट वाले पूर्णांक को बाहर कर लीजिए और पहले वाले पूर्णांक को अंदर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस -3 प्लस -4, कुछ इस तरीके से लिखाएगा। फिर 5 प्लस माइनस माइनस -3 फिर प्लस -4, ये वाले को बाहर फिर देखिए 5 में से 3 गए 2 और प्लस माइनस माइनस तो -4, फिर 4 में से 2 गए 2, इसमें भी माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 पूर्णांकों को अगर आप जब जोड़ रहे हैं तो चाहे आप लास्ट वाले 2 को पहले जोड़कर तब पहले वाले में जोड़िए, चाहे पहले वाले 2 को जोड़ लीजिए फिर लास्ट वाले में तीसरे वाला फिर जोड़िए, तो योगफल हमेशा समान रहेगा। तो ये आपका पूर्णांकों का सहचर्य नियम कहलाता है। तो क्या है सहचर्य नियम, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, अतः 3 पूर्णांकों के योगफल में दूसरे और तीसरे पूर्णांक के योगफल में पहले पूर्णांक का योगफल या पहले और दूसरे पूर्णांक के योगफल में तीसरे पूर्णांक का योगफल बराबर होता है, यह पूर्णांकों का सहचर्य नियम कहलाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि आप चाहे दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ लीजिए फिर पहले में जोड़िए, या तो आप पहले और दूसरे को पहले जोड़ लीजिए फिर तीसरे में जोड़िए, योगफल समान रहेगा। और इसी नियम को हम लोग सहचर्य प्रगुण या सहचर्य नियम या सहचर्य कानून नाम दे दिए हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर एक नियम कि जब भी हम किसी पूर्णांक में 0 को ऐड करते हैं, 0 को जोड़ते हैं, वो तो हमेशा वही पूर्णांक रहता है। जैसे 6 और 0 को ऐड करेंगे तब भी, या 0 और 6 को ऐड करेंगे तो वो 6 ही रहेगा। जैसे 5 और 0 को ऐड करेंगे, -5 और 0 को ऐड करेंगे तो वो -5 ही रहेगा। इस प्रकार आप देखते हैं, अतः प्रत्येक पूर्णांक का 0 के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसे योग का तस्मक नियम कहते हैं। इसी कारण से शून्य को योग का तस्मक अवयव कहते हैं। मतलब तस्मक नियम क्यों कहते हैं, देखिए आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा अवयव जो उसमें जोड़ें तो उसमें उसके योगफल पे प्रभाव ना पड़े, मतलब वो योगफल वही संख्या है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 0 है जो जिसमें भी आप जोड़ देंगे तो वो हमेशा वही संख्या रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तस्मक अवयव है, क्योंकि ये पहचान बदलने नहीं देता। फिलहाल हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर जोड़ में तस्मक अवयव 0 है तो गुणा में तस्मक अवयव क्या होगा। नेक्स्ट और लास्ट योग का प्रगुण है, प्रगुण यानी कि जो भी उसका नियम है योग के लिए वो। देखिए, अगर किसी भी संख्या में उसका अपोजिट साइन यानी उसका विपरीत चिन्ह के साथ जब जोड़ करते हैं तो हमेशा वो 0 होता है। देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 11 गए 0, -13 प्लस और फिर -13 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक नियम बनता है और ये हमेशा हर संख्या के लिए सत्य है, पूर्णांकों में हर संख्या के लिए। अतः प्रत्येक पूर्णांक ए के संगत यानी ए के संगत मतलब उसके साथ -a होता है। मतलब कोई भी पूर्णांक होगा a उसके संगत -a होगा, जिसे प्रतिलोम पूर्णांक यानी उल्टा पूर्णांक या उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तथा प्रत्येक पूर्णांक का उसके योगात्मक प्रतिलोम के साथ योगफल 0 होता है। तो कभी भी आप जोड़ेंगे तो वो 0 मिलेगा। देखिए, कहने का आशा ये है कि आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, उसके संगत आपको एक पूर्णांक -a इस तरीके से मिलेगा कि आप उसके साथ उस पूर्णांक को जोड़ेंगे और वो हमेशा 0 देगा। तो देखिए कैसे, जैसे अगर किसी ने कहा कि मान लेते एक संख्या a है तो उसके संगत एक माइनस है, उसका योगात्मक प्रतिलोम है,
तो जैसे -13 के संगत कौन सा पूर्णांक होगा जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, वो माइनस में पहले से तब इसका माइनस है, कैसे लेंगे, तो देखिए कैसे, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 13, तो -13 के संगत क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो इसमें जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम का नियम आप समझ जाए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का जो है, नहीं अभी एक और है, प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती उस संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक का आपको अनुवर्ती निकालना है तो संख्या में एक जोड़िए, जैसे -2 का अनुवर्ती निकालना है +1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, तो -1, तो इसका -2 का अनुवर्ती क्या है -1, और 3 का अनुवर्ती क्या होगा 1 जोड़ेंगे 4। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाला, आगे आने का मतलब दाईं ओर जो जाता है। तो एक बार बताइए -2 का अनुवर्ती क्या होगा भाई, आगे तो यही आएगा ना दाएं तरफ हमेशा अनुवर्ती होता है, बाएं तरफ हमेशा तो क्या होता है पूर्ववर्ती होता है। तो अनुवर्ती प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा उसमें एक जोड़ना होगा। अब योग के बारे में हम लोग सीख गए कि पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं और पूर्णांकों के क्या क्या जोड़ के नियम है, पूरे नियम भी मैंने पढ़ा दिए। अब बात होगी पूर्णांकों के घटाने पर। ठीक है, तो पूर्णांकों के घटाने पर देखिए हम लोग वही गोले का प्रयोग करेंगे पहले और फिर डायरेक्ट भी करेंगे। तो पहले तो डायरेक्ट सीख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए जब सेम साइन हो, जैसे +5 और माइनस और फिर +3 हो, तो इसको 5 और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और ये 3 हो जाता है। 5 में से 3 गए 2 और चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, वही पुराना नियम। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि यही क्यों होता है, इसी तरीके से 2 ही क्यों आता है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास +5 है, तो 1 2 3 4 5 भरा गोला आप ले लीजिए। उसके बाद उसमें से आपको 3 भरा गोला हटाना है, तो 1 2 3, तो 5 भरे गोले में से अगर 3 भरे गोले चल दिए तो आपके पास कितने भरे गोले बचे 2। इसलिए जब 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2। सिंपल बच्चों वाला मेथड। ठीक है, इसी तरीके से अब 2 ऋण चिन्ह वाले या 2 माइनस चिन्ह वाले को अगर हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, -7 माइनस और -4, तो देखिए -7 और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये +4, ये कैसे हो जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस ही क्यों हो जाता है। -7 और फिर ये हो जाएगा +4, 7 में से 4 गए 3 और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है -3। ये तो हो गया डायरेक्ट नियम। अब हम थोड़ा बच्चों वाले नियम से अगर करना चाहे या तो गोले वाले नियम से करना चाहे, तो मान लीजिए आपके पास खाली गोला कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें से 4 खाली गोले चल दिए, कितने 1 2 3 4, घटाने का मतलब उसमें से हमने हटा लिए, तो कितने खाली गोले बचे 1 2 3, तो यहाँ पे इसलिए इसका मान ऋण 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 हमने प्लस वाले ले लिए, 2 हमने माइनस वाले ले लिए। अब एक प्लस ले लेते हैं और एक माइनस ले लेते हैं, तो एक +3 है और एक है माइनस और -4, एक धन वाला और एक ऋण वाला, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो +3 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो आप ये तो हो गया आपका डायरेक्ट नियम जो आपको सिखाया जाता है, हमेशा इसी नियम से चलेंगे। लेकिन यही क्यों होता है ये देख लीजिए कि मान लीजिए आपका +3 है, तो आप 1 2 3 भरा गोला ले लेंगे, यहाँ समझिएगा 3 भरा गोला ले लेंगे, और जब आप 3 भरा गोला ले लेंगे तो अब एक बात बताइए, अगर 3 में आप 0 को जोड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, कि 3 में 0 जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, योग के तस्मक अवयव नियम से वो वही रह जाता है। अब देखिए 0 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस और -4, तो आप योगात्मक प्रतिलोम नियम से इसको 4 और प्लस लगाकर -4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या और उसके योगात्मक प्रतिलोम का जो जोड़ होता है वो 0 होता है। तो आप इसको 0 को इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो फिर ये क्या 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब 3 में हमने कोई बदलाव नहीं किया। अब इसको गोले के रूप में लिखेंगे, 3 को आप 3 भरा गोला, 4 को आप 4 भरा गोला और नीचे आप 4 खाली गोला रख दीजिए, क्योंकि ये जोड़ के रूप में इसको हम लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ के ही रूप में तो ये है। अब देखिए आपको तो इसका मान निकालना ही था, अभी तक ये 3 था और ये भी 3 ही है, ये मत समझिए कि ये मान बदल गया 3 नहीं रहा, ये 3 ही है भाई। 3 में 0 ऐड करने का मतलब, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, वो 0 ऐड करने का मतलब वो 3 ही है, 0 का ही रूप बदल के हमने ऐसे लिख दिया, तो वो 3 ही है। अब आप 3 में, ये पूरा 3 ही माना जाएगा, 3 में आप 4 घटाएंगे
तो आप -4 घटाएंगे तो माइनस पकड़ के -4 कर दीजिए। ये वाला आपका सिंपल वैसे ही रहेगा जैसे था पीछे की तरह, यहाँ तक का पूरा वही पुराना ही वाला है ना, तो यहाँ तक वही पुराने तरीके रहेगा। और ये वाला आप 4 खाली गोला और ले लीजिए। तो आपके पास 1 2 3 4 खाली गोले और ये 4 खाली गोले थे, तो इसमें से 4 खाली गोले हमने हटा दिए, माइनस का मतलब 4 खाली गोला हटा दिया। अब जब हटा दिया तो कितने क्या बचा और कैसा बचा, मतलब खाली गोला बचा कि भरा गोला बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 खाली गोला बचा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने भरे गोले बचे, 7 भरे गोले बचे। इसलिए हम लोग कहेंगे +3 और -4 का जो घटाना होगा वो +7 होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार इस बार हमने माइनस वाला पहले ले लिया, प्लस वाला बाद में ले लिया, और सेम वही प्रोसेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले -2 लिखा, -2 का मतलब क्या हुआ, 2 खाली गोला, ठीक है, 2 खाली गोला। -2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, योग के तस्मक अवयव नियम से किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या वही रहती है, इसके नियम पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 0 को हम लोग +5 और -5, देखिए जो यहाँ रहता है वही बनाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे रहेगा वही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 था तो हम 4 बनाने की कोशिश किए थे ना, अब यहाँ 5 है तो हम +5 और -5 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, +5 और -5 बन जाएगा। तो अब 2 खाली गोला, अब इसको आप 5 भरे गोले और 5 खाली गोले से निरूपित कर सकते हैं। तो अभी तक ये पूरा 2 ही माना जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये जो 5 और -5 लिख दिया, बस 0 का ही रूप तो ही हमने बदला है, और सब बाकी सब तो वो 2 ही माना जाएगा। तो मतलब ये पूरा 2 है, और इस 2 में आपको 5 यानी 5 भरा गोला हटाना है। तो पूरा यहाँ तक का सिस्टम वही रहेगा, 2 खाली गोले और 5 भरे गोले, 5 खाली गोले, इसमें से 5 भरा गोला हटाना है। तो ये 5 भरे गोले हमने हटा दिए, क्योंकि डिमांड थी ना भाई 5 भरे गोले हटाने की। जब 5 भरे गोले हमने हटा दिया तो क्या कितने खाली गोले बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, इसलिए इसका मान क्या होगा, -2 और -5 और का मान होगा -7। इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस नियम से कर सकते हैं, -2 -+5, तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 7 हो जाएगा, चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा होता है। अगर आपको ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गोलों की सहायता से हमने पूर्णांकों को घटाना सीखा, तो वहां से एक नियम निकाल कर आता है, जो कि नियम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। इस प्रकार किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने के लिए पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त करते हैं। पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसको समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखिए जैसे ये 4 है, अब 4 को हमने वहाँ पीछे याद किया क्या लिया था, +0 किया था, फिर 2 खाली गोले, तो फिर हमने क्या किया था, दूसरे वाले का जो था उसी के जिस 0 को दूसरे वाले के ही रूप में बनाया था, तो इसको योगात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखेंगे, मतलब इसमें 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये इसके योगात्मक प्रतिलोम के रूप में बन जाएगा, दूसरे वाले के योगात्मक, यहाँ लिखा है ना, दूसरे वाले के योगात्मक प्रतिलोम के रूप में बन जाएगा। और ये वाला -2 ये वाला -2 लेकर चला जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास -2 और -2 हमने निकाल लिया, उसमें से घटा लिया, तो बचा क्या, 4 और 2, इसलिए ये 6 हो जाता है। आपको इतना टिटिम्बा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वे में देखिए, सिंपल वे में सीखिए। आप इतना नहीं करेंगे, जब भी आप बड़े बड़े कंपटीशन या मैथ में आप कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये नहीं करेंगे। ये आपको मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों होता है, तब आप ये जवाब दीजिए कि क्यों होता है। ये देखिए डायरेक्ट मैथड क्या कहता है, और ये प्लस के लिए भी लागू है और माइनस के लिए भी लागू है, क्योंकि हम यहाँ माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस के लिए ही बताएंगे। तो देखिए जैसे 4 -2, तो आप क्या करिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइनस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तो वो प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तो वो माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस का जब गुणा कराते हैं तो भी वो माइनस हो जाता है, और प्लस का जब गुणा कराते हैं तो भी वो प्लस हो जाता है। तो जब भी हम सेम साइन का गुणा कराते हैं तो वो प्लस होता है, और जब भी हम विपरीत चिन्ह का गुणा कराते हैं तो हमेशा माइनस होता है। ये हम क्यों होता है ये हम लोग आगे जानेंगे, फिलहाल अभी बस इन चीज़ों का हम थोड़ा सा प्रयोग सीखेंगे। तो देखिए सामान्य चिन्ह के पूर्णांक को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये है आपका पूर्णांक, तो ये -5 है,
माइनस और माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर जब भी चिन्हों का गुणा आएगा तो गुणा करने के बाद जो चिन्ह आता है वो लिखते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस 3। अब अगले स्टेप में हम लोग ये करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो जुड़ेगा कि घटेगा ये जानने के लिए फिर हम अपने मन में चिन्हों का गुणा कराते हैं कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो माइनस यहाँ तरह से लिख नहीं देंगे, ये तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि माइनस ये घटेगा कि जुड़ेगा, जिससे कि हम ये पता लगा सकें। यहाँ तो एक्चुअल में चिन्हों का गुणा हुआ है, जो कि ये नियम है, और ये क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब इसको गुणा किए माइनस और माइनस हो गया प्लस, अब हम ये दोनों चिन्हों का गुणा इसलिए कराएंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2, और चिन्ह वही वाला काम होगा, चिन्ह उसका लगेगा जो क्या हो, बड़ा हो। तो बड़ा यहाँ कौन है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा। इसी तरीके से ये देखिए +6 और माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ -3, माइनस प्लस -3। अब फिर यहाँ आप चिन्हों का गुणा करा लीजिए, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस माना जाता है। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस, और 6 में से 3 गया, इससे पता चला कि ये घटेगा। तो 6 में से 3 गया तो 3 आया, और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा हो। तो 6 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया। प्लस का चिन्ह आप लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते। फिर आपका आया +6 और +4। तो इसमें क्या हुआ, माइनस और प्लस, देखिए माइनस हो गया, प्लस चिन्ह हमने हटा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम ये जानेंगे कि अब ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 6 में से 4 गया 2, और चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ा हो। सेम आगे के क्वेश्चन उसी तरीके से हुआ, ये समान चिन्हों को जब आप जोड़ेंगे तब हुआ। अब असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे तब कैसे देखेंगे कि -5 और माइनस और +3 है, तो -5 माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। अब यहाँ पर चिन्हों का तो गुणा हुआ, तो चिन्हों का गुणा होने के बाद जो भी आया उसको हमने लिखा। और यहाँ पर हम वास्तव में चिन्हों का गुणा इसलिए कराते हैं कि हम ये जान सकें कि दी हुई संख्या, अब जो भी प्राप्त संख्या है वो जुड़ेगी या घटेगी। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, इससे हमें ये पता चला कि ये संख्या जुड़ेगी। तो हम कुछ न करते हुए आंख बंद करके इसको जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना हुआ, 8। लेकिन पुराना नियम अभी भी बरकरार रहेगा कि चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा 5 है, इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा। अब दोनों माइनस लगाए तो क्या किया जाए, लेकिन हम हमेशा अपने नियम से ही चलेंगे, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि +4 और -2। तो यहाँ पर +4 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम चिन्हों का गुणा करेंगे ये जानने के लिए कि ये संख्या जुड़ेगी कि घटेगी। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, इसलिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है, यहाँ 4 बड़ा है। अब देखिए -3 माइनस और प्लस क्या हुआ, -2 हो गया। अब हम यहाँ पर फिर चिन्हों का गुणा इसलिए कराएंगे कि ये हम जान सके कि ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए 3 और 2 हो गया 5। और यहाँ पर हम चिन्ह माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या भैया बड़ी है। इसी तरीके से यहाँ देखिए +5 माइनस और +3 है, तो +5 को हमने प्लस का चिन्ह हटा दिया, माइनस और प्लस माइनस हो गया। 5 में से 3 गया 2, क्यों भाई घटाए, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने इसको घटा दिया। और 5 में से 3 गए 2। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हुआ है, और ये आपका होमवर्क है। तो हम लोग पूर्णांकों का घटाना सीख चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो पूर्णांकों का घटाना किया, तो हम लोग ये पाए कि पूर्णांकों का जो भी घटाना होगा वो हम लोग योगात्मक प्रतिलोम से घटा सकते हैं या गोले की सहायता से घटा सकते हैं, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो भी घटाना सीखेंगे वो संख्या रेखा के द्वारा कैसे हम लोग घटाएंगे। याद कीजिए जब मैं जोड़ सिखाया था तो वहाँ पर भी मैंने 3 मेथड सिखाए थे ना, एक गोले की सहायता से, दूसरा जो था डायरेक्ट मेथड सिखाया था, और एक मेथड जो था संख्या रेखा था। तो यहाँ पर घटाना भी हम लोग एक मेथड संख्या रेखा से ही सीखेंगे। तो अगर आपको +8 और -5 घटाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 प्लस माइनस डायरेक्ट मेथड, 8 में से 5 गए 3। तो एक बात समझिए, 8 - 5 का जो अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, का अर्थ होता है कि 5 से कितना और किस दिशा में चले कि 8 पर पहुंचे। 5 से कितना और किस दिशा में चले कि 8 पर पहुंचे। तो मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा है और आप यहाँ 5 पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, 5 पर बैठे हैं। तो अब आपसे एक सवाल होना चाहिए कि 5 से कितना और किस दिशा में चले कि 8 पर पहुंचे। तो देखिए 5 से कितना, 1 2 3 कदम दाएं ओर चले, इसलिए क्या हुआ, इसका मान +3 हो गया। आप चेक कर लीजिए। इसी तरीके से और भी संख्याएं हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक किया जाए। अब -4 और -3 का क्या अर्थ होना चाहिए,
3 मतलब 3 से कितना और किस दिशा में चले, -3 से कितना और किस दिशा में चले कि हम -4 पर पहुंचे। ठीक है, तो -3 कहाँ है, ये है -3। तो -3 से कितना और किस दिशा में, -3 से हम लोग बाएं ओर एक कदम चलेंगे तो अब हम लोग कितना पहुंचेंगे, -1 पर -4 पर पहुंचेंगे। तो हम लोग कितना कदम चले, -1 कदम। अब क्यों माइनस लगा भैया, क्योंकि बाएं ओर चले ना, दाएं ओर चले होते तो प्लस लग जाता। इसी तरीके से ये है कि -3 से कितना और किस दिशा में चले कि +6 पर पहुंचे। तो -3 से कितना और किस दिशा में, तो -3 से +6 पर पहुंचना है। तो एक बात याद रखिए कि आप दाएं तरफ चल रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, चिन्ह जो है प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप टोटल कितना कदम चले, 9 कदम चले। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, -, +, 6 3 9। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा कि -2 से कितना और किस दिशा में चले कि आप 4 पर पहुंचे। तो -2 कहाँ है, यहाँ पर। -2 से कितना और किस दिशा में चले, 4 पर पहुंचना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितना कदम, 6 कदम धन दिशा में चले, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। दाएं तरफ चले ना, इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। इसी प्रकार ये भी है। तो आपको ये आपका ये होमवर्क है। अब हम लोग जैसे जिस प्रकार योगफल में कुछ प्रगुण लागू हुए थे, उसी प्रकार अब घटाने में भी कुछ प्रगुण लागू होंगे। तो घटाने की संक्रिया के प्रगुण क्या होता है, तो मान लीजिए कि आप दो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप कोई भी ले लीजिए। तो आप जब उसको घटाएंगे ना, तो माइनस और फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस प्लस 7 6 13 ये पूर्णांक है। और फिर इसी तरह इसको जब घटाएंगे तो -5 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। मैंने घटाना बता दिया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि दो पूर्णांकों का घटाना भी हमेशा एक पूर्णांक होता है, मतलब समग्र प्रगुण पूर्णांकों के घटाने में लागू होता है। तो क्या नियम बना, हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों का घटाना सदैव एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांकों का घटाना समरक है, पूर्णांकों में घटाना समरक है। लेकिन क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। आप चाहे देख लीजिए, जैसे अगर आप घटाएंगे 2 + -3 घटाएंगे ना, तो घटाने में तो 2 माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 यहाँ -1 आ जाएगा। तो ये घटाने में कभी भी समरक प्रगुण यहाँ मैंने जोड़ दिया ना, यहाँ माइनस होना चाहिए। माइनस प्लस 3 2 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो घटाने देखिए, एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में। तो घटाने पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं करता, इसीलिए सहचर्य नियम भी लागू नहीं होता है। तो हम लोग पूर्णांकों का योग और घटाना सीख लिए। आइए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा जो चीज़ें होंगी वो और क्लियर होंगी। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब ये जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से शुरू करिए सबसे छोटी संख्या से। तो आप अगर ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो 9 में जब 3 जुड़ा, देखिए 9 में जब 3 जुड़ा तो वो 12 हो गया, तो इसीलिए इस 12 को यहाँ ले दिया गया। और 12 में जब 6 जुड़ा, यानी 3 का 2 गुना, 12 में जब 6 जुड़ा तो वो 18 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 18 हुआ। इसी तरह 18 में जो जुड़ेगा वो 6 का 2 गुना जुड़ेगा, तो जुड़ा तो क्या हुआ, 6 दूनी 12, तो 18 में जब 12 जुड़ा तो वो 30 हो गया। इसी प्रकार 30 में जो है अब 12 का 2 गुना जुड़ेगा तो वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कायदे से क्या आना चाहिए, जब 24 जुड़ेगा उसमें 30 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 54। और इसी प्रकार जब 54 में 24 का 2 गुना 48 जुड़ेगा तो 102 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया था, किसी भी पूर्णांक या किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालनी हो तो उसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं, और अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो तो उसमें 1 घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो भैया पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 6 की पूर्ववर्ती संख्या, 6 की पूर्ववर्ती संख्या, 6 की पूर्ववर्ती संख्या जो होगी वो होगी 6 में हमको क्या करना होगा, 6 में हमको 1 घटाना होगा, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 हो जाएगी। इसी प्रकार -4 की पूर्ववर्ती संख्या, -4 की पूर्ववर्ती संख्या, -4 की पूर्ववर्ती संख्या जो होगी वो होगी -4 और -1। आपको घटाना मैंने सिखाई दिया है पहले। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसका मतलब ये जुड़ेगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से आप हर एक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान की जगह पर ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह का प्रयोग करना, मतलब जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह आपको खोलना है। तो आइए पहला का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को पकड़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप -3 प्लस और -6, तो इसको सॉल्व किए तो ये -3 ऐसे ही रहेगा। और आप जानते हैं मैंने बताया है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस। अब यहाँ पर हम चिन्हों का गुणा इसलिए कराते हैं ताकि ये जान सके कि ये संख्या जुड़ेगी कि घटेगी। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये संख्या जुड़ेगी। तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 6 है, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगेगा। सेकंड नंबर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 और -6, तो ये हो जाएगी -3 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6। तो अब देखिए +6 हो गया। अब यहाँ पर फिर एक बार चिन्हों का गुणा कराएंगे ये जानने के लिए कि ये संख्या जुड़ेगी कि घटेगी। तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है, इसलिए ये संख्या घटेगी। और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह हमेशा प्लस का लगेगा क्योंकि यहाँ पर 6 जो है बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो भैया बताइए -9 बड़ा कि 6 बड़ा, सॉरी -9 बड़ा कि 3 बड़ा। तो आप ध्यान दीजिए संख्या रेखा पर दाईं तरफ जो होता है वो 3 पड़ता है, जबकि बाईं तरफ जो है 9 पड़ता है। तो जो दाईं तरफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें दाईं तरफ कौन सा है, ये वाला है ना दाईं तरफ, तो कौन सा बड़ा हुआ भैया, ये वाला बड़ा है। इसी तरीके से ख नंबर क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉल्व करिए। -21 -21, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे -21 माइनस और माइनस हो गया प्लस। तो अब देखिए सेम निगेटिव और सेम पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, चार्ज नहीं नंबर। इसी तरीके ये वाला आपका 0 हो गया। तो अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। -21 प्लस -21, यहाँ चिन्हों का आप गुणा कराइए। -21 प्लस माइनस माइनस, और 21 कितना हो गया 42। अब जुड़ा क्यों है भाई, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 21 42 हो गया, चिन्ह 42 माइनस का लगेगा। अब 0 बड़ा कि -42, तो ध्यान दीजिए 0 यहाँ पड़ेगा और -42 यहाँ कहीं आगे पड़ेगा। तो भैया दाएं तरफ कौन, दाएं तरफ 0, तो इसमें बड़ा कौन 0, और 0 किसका मान है, 0 इधर वाले का मान है, ये वाला बड़ा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी एक तरीके से रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। तो यहाँ पर दिया है खाली स्थान भरिए, और ऊपर कुछ संख्याएं दी हैं 13, 11, 9 और 7। इसी तरह 67, यहाँ की संख्या हमको पता नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा। इसी तरीके से यहाँ 27 और यहाँ पर 7। तो आइए हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप 13 में से जब 11 घटाएंगे, सॉरी 13 में से जब आप 2 घटाएंगे तो वो 11 हो जाएगी। इसी प्रकार जब 11 में से आप 2 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगी। इसी तरीके से जब 9 में आप 2 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगी। तो एक बात समझिए, इसमें एक मेन संख्या जो 2 है वो वही सेम संख्या सब में घटी है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सेम संख्या होगी जो घटेगी। तो यहाँ पर तो हम घटाकर पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसके जस्ट बाद संख्या तो है नहीं। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 27 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 20। 27 में अगर हम 7 नहीं घटाएंगे, इसको 7 लाना है। 27 में अगर हम 20 घटा दें तो हमको 7 मिल जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का अगर ऊपर वाले पैटर्न को आप ध्यान से देखें तो अगर सब में 2 का डिफरेंस है तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पर 20 का अंतर है, तो 20 का अंतर होगा। तो 67 में से अगर हम जब 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 47 आना चाहिए। क्योंकि क्यों भाई 20 ही क्यों घटाएंगे, क्योंकि ऊपर में सेम अंक 2 का डिफरेंस था और हमने यहाँ से देखा कि 20 का अंतर है तो सब में 20 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 20 घटाएंगे तो ये 47 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसलिए 47 आएगा, और जब 47 में आप 20 घटाएंगे तो वो 27 हो जाएगा। तो ऊपर वाले में 2 का अंतर है, नीचे वाले में 20 का अंतर है। तो आपका कौन सा विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए आपको किसी भी संख्या की अगर उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ना होता है। तो भाई 7 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 7 की उत्तरवर्ती संख्या जो होगी वो 7 + 1 या = 8। तो 7 धन 1 बराबर 8, 7 की उत्तरवर्ती संख्या 8। इसी तरीके से 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी -5 की, -5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब आप
इन चिन्हों का गुणा कराएंगे ये जानने के लिए कि जुड़ेगा कि घटेगा। तो माइनस प्लस माइनस तो मतलब ये घटेगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 और चिन्ह जो है ऋण का ही लगेगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन है -20 की अगर आपको उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है तो आपको 1 जोड़ना होगा। -20 धन 1 प्लस माइनस माइनस और 20 में से 1 गए 19 और चिन्ह हमेशा ऋण का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 जो बड़ा होता है मानक रूप में जो बड़ा होता है, परिमाण में जो बड़ा होता है, चिन्ह उसका लगता है। आई होप आगे के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए किसी स्थान पर, मतलब कोई भी स्थान हो सकता है, कोई जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब एक स्थान था भाई, या मान लीजिए आपका थर्मामीटर है और यहाँ कहीं 0 होगा और जो है कहीं पर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, मतलब वो ऊपर की ओर प्लस में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आधी रात में तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अब यही 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया। अब कम हुआ है तो 0 से जब नीचे आते हैं ना, जो भी उल्टा काम होता है तो चिन्ह माइनस का यानी ऋण का लगता है। तो हमसे क्या बोला है, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा घटाने का प्रयोग करते हैं। तो तापमान में कुल परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, जैसे लिख दीजिए तापमान में परिवर्तन। तो परिवर्तन निकालने के लिए आपको घटाना होगा। तो ये माइनस ये हो जाएगा +19 और ये हो जाएगा आपका -2। तो ये हो जाएगा +19 माइनस माइनस +19 2 21। तो तापमान में कुल परिवर्तन कितना आया, 21 डिग्री सेल्सियस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था तथा 348 वर्ष पूर्व वे दिवंगत हुए यानी वो मरे। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो भाई जाहिर सी बात है, जब जन्म हुआ था और जब मरे उन दोनों को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना दिन जीवित। 429 माइनस 348 तो घटा देंगे आप, इसका जो आंसर आएगा वही उतने ही वर्ष वो जिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, ये आपका समुद्र तल है और इससे अधिकतम गहराई जो है, गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 11,600 मीटर, मतलब जिस हद तक जाना संभव है। उसके बाद उसी पे समुद्र तल से ही पर्वत की जो एक ऊंचाई है वो है आपकी 8,846 मीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, किस मीटर ऊंची है गहराई वाले बिंदु से, मतलब यहाँ से गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गहराई वाले बिंदु से मतलब टोटल आपको ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको दोनों को जोड़ना होगा। आप चाहे तो इसमें आप लिख भी सकते हैं, समुद्र तल से गहराई कितनी है, समुद्र तल से गहराई है 11,600 मीटर और समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई वो है 8,846 मीटर। तो आपको एक तरीके से कुल ऊंचाई निकालनी है, गहराई से लेकर कहाँ तक, पर्वत की चोटी तक। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 11,600 प्लस 8,846, तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 8 6 14 8 1 9 1 10 और 1 और 2, तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,446 मीटर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।